नमस्ते। आज का पाठ है सांवले सपनों की यादें और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में समान रूप से लेखन करते हैं। प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली, जिन्हें इंडिया का बर्डमैन भी कहते हैं, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से लेखक को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वे उनके बहुत ही करीबी मित्र थे और उसी दुख की अभिव्यक्ति इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगी। इस पाठ में लेखक ने सरल सहज भाषा का उपयोग किया है, परंतु कहीं कहीं पर बहुत ही कठिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। सांवले सपनों की यादें। मैं रोशनी नारायणन इसे यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पाठ सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था। इस पाठ की शुरुआत में सालिम अली की शव यात्रा को देखकर जो जाबिर हुसैन जी के मन में विचार आए, उस बारे में लिखा है। सुनहरे परिंदों के पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम। यहाँ सपनों को सांवला कहा गया है। सांवला रंग हल्का काला होता है और कहीं कहीं काले को भी सांवला कहते हैं। जैसे श्याम वर्ण कृष्ण है, उनको भी सांवला कहते हैं। यहाँ पर सांवला रंग सपनों के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये सपने सालिम अली के साथ ही मिट जाएंगे। उनके सजाए हुए सपने, जो आगे उन्होंने सोचा होगा कुछ करने के लिए, वे सब बातें और विचार जो उनके मन में रह गए, वे सभी सपने अंधेरे में, मौत के अंधेरे में अब खो जाएंगे, उन्हीं के साथ दफन हो जाएंगे। तो ऐसे सपने जिनको याद करके अब हमें दुख होगा, जो सपने हमें दुख देते हैं, जिनकी याद हमें दुख प्रदान करती है, उन सपनों को हम सांवले सपने कह सकते हैं। क्योंकि हम अपने भावों के साथ कई रंगों को जोड़ते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं कि तबीयत हरी हो गई है, तो बहुत खुश हो जाते हैं तो हमारी तबीयत हरी हो जाती है। हरा रंग से खुशी को जोड़ दिया गया है। और जब मन उदास होता है तो उसे काले रंग से जोड़ते हैं। इसी तरह से जब डर लगता है तो डर के मारे हमारा चेहरा सफ़ेद हो जाता है और नाराज़ होने पर चेहरा लाल हो जाता है। इसी प्रकार हम हमारे मन के भावों को रंगों से जोड़ते हैं। तो यहाँ भी दुख के भावों को सपनों के साथ जोड़ा है। जो सपना सालिम अली ने कभी सोचा होगा, उनके अंतिम समय तक वे अपने काम में लगे रहे। 100 के करीब उनकी उम्र हो गई थी, परंतु वे अंतिम समय तक पक्षियों के बारे में सोचते रहे, उनके लिए कार्य करते रहे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहाँ जो सालिम अली की शव यात्रा निकल रही है, उसमें वे कह रहे हैं कि ऐसे कई सपने जो पक्षियों से संबंधित थे, वे अब कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सालिम अली के साथ साथ वे भी अब मौत की वादी की ओर बढ़ रहे हैं और कोई रोक टोक सके यह संभव नहीं, क्योंकि मौत पर तो किसी का भी बस नहीं चलता। इस हुजूम में अर्थात भीड़ में जो सबसे आगे आगे जा रहे हैं सालिम अली, क्योंकि उनका शव कंधों पर उठाए लोग जा रहे हैं। लेकिन वे कह रहे हैं कि इस भीड़ में जो सालिम अली को ले जा रहे हैं और साथ ही उनके सपनों को भी सैलानियों अर्थात यात्रियों की तरह एक अंतहीन यात्रा पर, सफ़र पर मतलब यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब तक उन्होंने जितने सफ़र किए हैं, उन सब से ये सफ़र बिल्कुल अलग है। भीड़ भाड़ और तनाव से भरी ज़िंदगी से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। पलायन अर्थात भागना या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना। पहले जब भी वे सफ़र पर जाते थे तो लौटकर घर आते थे। ये उनका अंतिम पलायन है। अब वे ऐसे सफ़र निकल पड़े हैं जहाँ से लौट आना नामुमकिन है, अर्थात असंभव है। अब उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। वे इस धरती का आखिरी गीत गाकर इस धरती में समा जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे।
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात जिस सालिम अली को जाबिर हुसैन जी जानते थे, उन जैसा पक्षी विज्ञानी अब इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। कोई भी इंसान उनको परेशान नहीं करना चाहेगा। सबको पता है कि उन्होंने पूरे जीवन अथक प्रयास किए हैं, जो भी कार्य किए हैं उसमें अपना पूरा तन मन लगा दिया। तो अब उस थके हुए पक्षी को कोई भी जगाना नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों अर्थात झरनों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता अर्थात झरना फूटता महसूस कर सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य इतना स्वार्थी बन गया है कि वह प्रकृति के बारे में सोचता नहीं और ना ही महसूस करता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि पक्षियों की मधुर संगीत सुनकर उनके मन में कोई भावना नहीं जगती, वह उसकी मधुरता को महसूस ही नहीं कर सकता। एहसासों की एक ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। लेखक हमें सालिम अली के व्यक्तित्व का परिचय देते हैं कि वे एक अद्भुत व्यक्ति थे और बाकी दुनिया से अलग थे, जिनके बारे में हम आज बातें करेंगे तो हमें यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी एक व्यक्ति हो सकता है। ऊबड़ खाबड़ इसलिए कहा है क्योंकि भावुक व्यक्ति अर्थात इमोशनल व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है। मिथक अंग्रेज़ी शब्द मिथ से आया है, जिसका अर्थ है अनरियल, जो वास्तव नहीं है, जिसे सब साबित नहीं कर पाए हैं कि वास्तव में कभी था, जो वास्तव में कभी था पर हम उसकी प्रामाणिकता को कभी साबित नहीं कर सकते। वे एक अलग से भावुक व्यक्ति थे, जिनके मन में पक्षियों और प्रकृति के लिए एक अलग सा स्थान था। आगे वे वृंदावन का एक किस्सा बताते हैं, जो वृंदावन के श्री कृष्ण का है, कि जिस तरह से सालिम अली के बारे में लोग 100 साल बाद सुनेंगे तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। उसी प्रकार जैसे हम आज कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि वृंदावन में उन्होंने रास रचाया था, गोपियों के साथ शरारत की थी, माखन से भरे बर्तन तोड़े थे, दूध माखन खाया करते थे और वाटिका में घने पेड़ों के छांव में आराम करते थे, बांसुरी बजाया करते थे और सबका मन मोह लेते थे। अगर आप वृंदावन जाओगे तो वहाँ का पानी देखोगे तो पानी सांवला दिखाई देगा, काले रंग का, जिसके पीछे एक कहानी है, जिसे देखते ही आपको पूरा घटनाक्रम याद आ जाएगा। ऐसी घटना जिसे हम सच साबित नहीं कर पाए हैं कि कभी कालिया नाग का मर्दन कृष्ण ने किया था। और लेखक कहते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो वृंदावन का जो माहौल अर्थात वातावरण है वह इतना कृष्णमय हो जाता है कि वह देखते ही बनता है। चाहे आप ये कहानियाँ सुनाओ या ना सुनाओ, वहाँ कृष्ण की बंसी बजती सुनाई देगी, अर्थात वहाँ का वातावरण कृष्णमय है। और लेखक ने ऐसा भी बताया है कि रात को वाटिका में कृष्ण आते हैं और बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की धुन उस वन से आती सुनाई देगी और अगर कोई शाम को वाटिका में जाना चाहे तो उन्हें रोक दिया जाता है। चौकीदार उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देता। आगे जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से
वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतरी थी। अर्थात जो बर्ड वॉचर्स होते हैं उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती है, जिससे वे दूर दूर के पक्षियों को और ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों को देख सकें। उन्होंने अपने मौत के आखिरी क्षणों तक, जब तक उनसे मुमकिन था, पक्षियों के लिए काम किया। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि सालिम अली जैसा कोई शायद ही हुआ होगा। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली जी का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित था। आगे लेखक कहते हैं कि सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी अर्थात फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, अर्थात उनकी स्कूल की सहेली ही उनकी जीवन संगिनी भी बनी और उनके इस कार्य में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान भी उन्होंने दिया। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। अर्थात साइलेंट वैली के नष्ट होने पर वहाँ के रहने वाले कई जीव जंतुओं का नाश हो जाने की जो खबर चौधरी चरण सिंह जी को सालिम अली जी ने बताई थी, उसने उनको बहुत ही अधिक भावुक बना दिया था। वे भावुक हो उठे थे, अर्थात बहुत ही इमोशनल हो उठे। चौधरी चरण सिंह का मानना है कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। समय रहते अगर इसे सुरक्षित अर्थात प्रोटेक्ट न किया गया तो वहाँ के सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। चौधरी साहब किसान परिवार के थे। वे ज़मीन से जुड़े नेता थे, किसान रह चुके थे। उन्हें पता था कि जब तपती ज़मीन पर बारिश की बूंद पड़ती है तब कितनी खुशी होती है, और जब सूखी धरती पर बरसात का पानी गिरता है, उसकी फसलों को हरा भरा करता है, तब उस किसान का मन कितना खुश हो जाता है, वे जानते थे। पर्यावरण का संभावित चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा। उससे उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने उनके लिए कुछ प्रयास भी किए होंगे। आज सालिम अली नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। यही लेखक कहना चाह रहे हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी, अर्थात सौंधी का मतलब है वो गंध जो बारिश की पहली बूंद के सूखी मिट्टी पर पड़ने से उठती है, तो सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, उनके संरक्षण के लिए प्रयास करे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे।
फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरे छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन के ज़्यादातर समय वे गौरैयों के साथ ही गुजारते थे। इसी वजह से वे गौरैया D.H. लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है, उनसे ज़्यादा करीब है और उनके बारे में जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी यहाँ पर मनुष्य के लिए कहा गया है, जो सालिम अली को कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भोले भाले पक्षी सालिम अली को समझ सकते हैं। आगे वे एक घटना के बारे में कहते हैं, जिसके बाद सालिम अली ने पक्षियों के बारे में, गौरैयों के बारे में रिसर्च करने लगे। उनकी ये कहानी हम चलिए जानते हैं। 10 वर्ष की आयु में सालिम अली के बंदूक से, जिसे उनके चाचा अमीरुद्दीन दैयत जी ने उन्हें दिया था, एक गौरैये को मार गिराया। वे उसे गौर से देखने लगे तो उसके गले के नीचे एक पीला धब्बा था। वे उस मरे हुए गौरैये को लेकर अपने चाचा के पास गए और उन्होंने पूछा कि ये कौन सी पक्षी है। उनके चाचा को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पर बच्चे की जिज्ञासा देखकर वे उसे मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस ले गए। अपोलो स्ट्रीट पर एक बड़े भवन में एक छोटा सा कमरा, जहां उसका परिचय W.S. मिलार्ड से कराया गया, जो सोसाइटी के अवैधानिक सचिव थे। बालक की जिज्ञासा को देखकर वे उन्हें एक कमरे में ले गए, जहां तरह तरह के मरे हुए पक्षियों के शरीर में भूसा भरकर रखा हुआ था। एक के बाद एक दराज खोलकर उन्होंने उसे तरह तरह के पक्षियां दिखाई। वह इतने तरह के पक्षियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मिलार्ड ने उसे बिल्कुल वैसा ही एक गौरैया दिखाया जो वह अपने साथ लाया था, जो एक नर बया पक्षी था, जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, जब उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। तब से वह पक्षियों के बारे में जानने के लिए वहाँ अक्सर जाने लगा और सीखने लगा कि पक्षियों को कैसे पहचाना जाता है और मरे हुए पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर को कैसे भरा जाता है। तब से उनका यह सफ़र शुरू हुआ, जो उनके मरने के बाद ही खत्म हुआ। यही गौरैया उन्हें सारी ज़िंदगी खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है, अर्थात खोज के सफ़र की शुरुआत यहीं से हुई। ज़िंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक बार भी डिगा नहीं। सालिम अली को बहुत से पुरस्कार मिले, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि। इतने सारे सम्मान मिलने के बाद भी वे सहज और सरल व्यक्तित्व के मालिक रहे। उन्होंने अपने ज़िंदगी में पर इन सब का असर नहीं होने दिया। जिस प्रकार लॉरेंस सहज और स्वाभाविक रहा करते थे, उसी प्रकार उनकी ज़िंदगी भी नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गई थी, मतलब जो नेचुरल लाइफ जीते थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू अर्थात आइलैंड, जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है, अपने आप को सीमित रखने के बजाय एक अथाह सागर के रूप में रहते थे, अर्थात अपने आप को किसी एक स्थान पर सीमित नहीं रखा। उनकी खोज सभी दिशाओं की थी। भारत के अलग अलग जगहों से पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की। उनकी किताब थी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। उनके बचपन में पक्षियों से संबंधित कुछ अधिक पुस्तकें नहीं थी, जिससे पक्षियों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इसलिए उन्होंने इस किताब की रचना की, जिसमें कई पक्षियों का चित्र के साथ वर्णन किया गया है। उनके भ्रमणशील स्वभाव के कारण ही वे कहीं भी पक्षियों की जानकारी हासिल करने निकल जाते थे। वे घूमते रहते और जानकारी इकट्ठा करते रहते थे। यायावारी अर्थात मुसाफिरी या यात्री।
जाबिर हुसैन जी को महसूस होता है कि सालिम अली आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। ये उनकी मृत्यु नहीं है, बल्कि वे तो एक खोज की यात्रा पर गए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक कहते हैं कि क्या ऐसा मान लिया जाए कि वे चले गए हैं? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक के मन में आज भी थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद सालिम अली लौट आए, परंतु यह असंभव है। इस बात को लेखक भी जानते हैं और हम भी। इस बात से लेखक की आंखें नम है, अर्थात भीगी है, मतलब वे बहुत ही दुखी हैं। और इसी के साथ हमारा आज का पाठ सांवले सपनों की यादें खत्म होता है। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।